हेलो। मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, डीएवी पीजी कॉलेज सीवान, आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग टीडीसी पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स विषय के अंतर्गत क्षेत्रवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। क्षेत्रवाद से तात्पर्य या क्षेत्रवाद का अर्थ एक देश में या देश के किसी भाग में उस छोटे से क्षेत्र से है जो आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक है। साधारण शब्दों में क्षेत्रवाद का अर्थ किसी क्षेत्र के लोगों की उस भावना एवं प्रयत्नों से है जिनके द्वारा वे अपने क्षेत्र विशेष के लिए आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक शक्तियों में वृद्धि चाहते हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू क्षेत्रवाद का विकास व उसकी प्रगति रहा है। क्षेत्रवाद की प्रगति को राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिकूल माना जाता है। कुछ दूसरे लोग अनुभव करते हैं कि क्षेत्रीयता की पहचान अपने में राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने में गतिरोधक नहीं है, बाधक नहीं है। दोनों का सह अस्तित्व परस्पर लाभदायक, लाभप्रद भागीदारी की स्थिति में संभव है। वास्तव में किसी भी समाज में क्षेत्रवाद के नकारात्मक व सकारात्मक दोनों ही पहलू होते हैं, जो कि क्षेत्रवाद के उदय के कारणों तथा देश के राजनीतिक अभिजनों द्वारा यानी पॉलिटिकल एलिट्स द्वारा इसे दी जाने वाली चुनौती पर आधारित होते हैं। इसलिए हमें उचित मूल्यांकन करने व भारत में क्षेत्रवाद की भूमिका को जानने के लिए पहले क्षेत्रवाद को जन्म देने वाले कारणों का विश्लेषण करना होगा तथा इसकी अभिव्यक्तियां क्या क्या है को जानना होगा। भारतीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में क्षेत्रवाद से अभिप्राय है राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति भक्ति या विशेष आकर्षण दिखाना। इस दृष्टि से क्षेत्रवाद राष्ट्रीयता की बृहत भावना का विलोम है और इसका ध्येय संकुचित क्षेत्रीय स्वार्थों की पूर्ति होना है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में यह एक ऐसी धारणा है जो भाषा, धर्म, क्षेत्र आदि पर आधारित है और जो विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देती है। क्षेत्रीयता की भावना सारे देश में व्याप्त है, जो कि प्रायः सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित आंदोलनों तथा अभियानों के रूप में प्रकट होती है। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद के कारण। भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद के निम्नलिखित प्रमुख कारण है। जो पहला कारण है वह भौगोलिक है। भौगोलिक दृष्टि से भारत के कई राज्य आज भी बहुत बड़े हैं। इन बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में छोटे छोटे महत्वपूर्ण क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इकाई बन सकते हैं। राजस्थान में मारवाड़ और मेवाड़ का क्षेत्र, मध्य प्रदेश में मालवा के क्षेत्र आदि को पृथक राज्यों का दर्जा दे दिया जाए तो भी वे केरल, नागालैंड से तो बड़े राज्य ही बनेंगे। दूसरा कारण क्षेत्रवाद का है वह है सांस्कृतिक कारण। कुछ राज्यों में कई भाषी एवं संस्कृति के लोग रहते हैं। उन्हें अपनी भाषा एवं संस्कृति पर गर्व है। इसी आधार पर डीएमके ने यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने भारतीय संघ से अलग होने की बात कही थी। तीसरा जो कारण है क्षेत्रवाद का वह है ऐतिहासिक कारण। राज्य पुनर्गठन के बाद कई पुरानी रियासतों को राज्यों में मिला दिया गया था। आज भी इन रियासतों के लोग यह महसूस करते हैं कि यदि उनकी रियासत का ही पृथक राज्य होता तो वे अधिक लाभ की स्थिति में होते। केवल ऐतिहासिक संबंधों के आधार पर ही पुराने क्षेत्रों की चर्चा की जाती है। दूसरे शब्दों में सारे भारत का इतिहास सामान्य न होकर क्षेत्रों के आधार पर भिन्न है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सांस्कृतिक विरासत, लोक परंपराओं, सामाजिक मिथकों तथा लक्षणों के आधार पर क्षेत्रवाद के अस्तित्व को सहायता मिलती है। और चौथा कारण आर्थिक कारण है। भारत के कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्रों में अधिक आर्थिक विकास हुआ
और आर्थिक विकास के दृष्टि से कुछ क्षेत्र पिछड़ गए। जैसे हम देखेंगे कि जहां पश्चिमी भारत और दक्षिण भारत पिछड़ा हुआ है, विकसित है, वहीं भारत का जो पूर्वी भाग एवं उत्तरी भाग है वह बनिस्बत पिछड़ा हुआ है। इससे इन पिछड़े क्षेत्रों में असंतोष फैलने लगा और क्षेत्रीयतावाद की भावना फैलने लगी। उदाहरणार्थ आंध्र प्रदेश में तेलंगाना का क्षेत्र, हालांकि अब तेलंगाना एक राज्य के रूप में अस्तित्वमान है, राजस्थान में दक्षिण पूर्वी राजस्थान, महाराष्ट्र में विदर्भ, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, बुंदेलखंड आदि क्षेत्रों में तेज रफ्तार से विकास नहीं हो पाया और वे अपने लिए पृथक राज्य की मांग करने लगे। आर्थिक स्रोत कम है और मांगों में निरंतर वृद्धि हो रही है। मांग और उत्पादन में अंतर का एक प्रभाव यह है कि व्यक्ति, समुदाय, वर्ग और क्षेत्र सभी स्तरों पर प्रतिस्पर्धा होती है। पांचवा जो कारण है क्षेत्रवाद के, वह है भाषा। भारत में भाषागत विविधता रही है और उत्तर और दक्षिण की भाषा एक दूसरे से भिन्न रही है। भाषा को राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति बढ़ी। भाषा के प्रश्नों को लेकर उत्तर तथा दक्षिण राज्यों में हिंसात्मक आंदोलन हुए और राष्ट्रीय एकता संकट में पड़ गई। अब छठा जो कारण है क्षेत्रवाद का, वह है जाति। जाति के आधार पर भी क्षेत्रीयता की क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति बढ़ी है। जिन क्षेत्रों में किसी एक जाति की प्रधानता रही, वहां क्षेत्रीयतावाद की प्रवृत्ति दिखलाई देती है। हरियाणा और महाराष्ट्र में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति फैलने में जाति प्रभावी तत्व रही है। यद्यपि रजनी कोठारी के शब्दों में कहें तो यद्यपि जाति व्यवस्था क्षेत्रवाद के लिए अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तत्व नहीं है, परंतु जहां यह आर्थिक हितों, भाषाई समुदाय और धर्म के साथ जुड़ी हो, वहां यह क्षेत्रवाद को प्रबल बनाने में काफी सहायक होती है। सातवां और अंतिम कारण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारणों से भी प्रादेशिकता की मांग बढ़ी है। राजनीतिक यह सोचते हैं कि यदि पृथक राज्य बन जाएंगे तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति आसानी से हो सकेगी। प्रादेशिक दलों जैसे डीएमके, अकाली दल, झारखंड पार्टी, शिवसेना आदि ने भी राजनीतिक कारणों से प्रादेशिकता की अग्नि प्रज्वलित की है। अब हम देखेंगे क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम। क्षेत्रवाद के दुष्परिणाम में जो पहला कारण है वह है विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव। संकीर्ण क्षेत्रवाद का प्रथम दुष्परिणाम हमें भारत में देखने को मिलता है, वह यह है कि इसके कारण विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक संघर्ष और तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसके दूसरा जो दुष्परिणाम है राज्य तथा केंद्रीय सरकार के बीच संबंधों का विकृत होना। तीसरा जो दुष्परिणाम है वह स्वार्थी नेतृत्व व संगठन का विकास। चौथा जो दुष्परिणाम है वह है भाषा की समस्या का अधिक जटिल होना। पांचवा जो कारण है दुष्परिणाम है वह है राष्ट्रीय एकता की चुनौती। छठा दुष्परिणाम है क्षेत्रीय असंतुलन। क्षेत्रीय असंतुलन अथवा क्षेत्रीय विषमता का अर्थ है विभिन्न क्षेत्रों के बीच प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा दर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं तथा औद्योगिकरण के स्तर में बहुत बड़ा अंतर व्याप्त होना। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि यह क्षेत्र राज्य भी हो सकते हैं या राज्य के भीतर कोई क्षेत्र। इस दृष्टि से भारत में विभिन्न कारकों के परिणाम से असंतुलन व्याप्त है। पहले तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के शोषण प्रवृत्ति के कारण या तो क्षेत्रीय विषमताएं पैदा की गई या उन्हें और बढ़ा दिया गया। तत्पश्चात स्वतंत्र भारत द्वारा अपनाई गई योजनाएं भी इन्हें दूर नहीं कर सकी। क्षेत्रवाद को रोकने के उपाय के बारे में हम देखेंगे। राष्ट्रीय जीवन के लिए क्षेत्रवाद कोई अच्छी चीज नहीं है, इस पर रोक लगाना ही उचित है। इस संबंध में निम्नलिखित उपाय को सुझाया जा सकता है। केंद्रीय सरकार जो पहला
सुझाव है कि केंद्रीय सरकार की नीति कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए कि सभी उप सांस्कृतिक क्षेत्रों का संतुलन आर्थिक विकास संभव हो, जिससे कि विभिन्न क्षेत्रों के बीच आर्थिक तनाव कम से कम हो। दूसरा उपाय है सभी क्षेत्र के लोगों को समान आर्थिक सुविधाएं प्रदान की जाए, जिससे कि अनावश्यक प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या की भावना न पनप सके। तीसरा उपाय है भाषा संबंधी झगड़ों का हल शीघ्र ही ढूंढ लिया जाए। इस संबंध में सबसे उचित हल यह है कि सभी क्षेत्रीय भाषाओं को समान मान्यता प्रदान की जाए, यानी दक्षिण भारत की भाषाओं को उत्तर भारत के विद्यालयों में एवं उत्तर भारत के भाषाओं को दक्षिण भारत के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाया जाए। चौथा उपाय है हिंदी भाषा को किसी भी क्षेत्रीय समूह पर जबरदस्ती लादा न जाए, अपितु इस भाषा का प्रचार व विस्तार इस ढंग से किया जाए कि विभिन्न क्षेत्रीय समूह स्वतः ही से संपर्क भाषा या लिंक लैंग्वेज के रूप में स्वीकार कर ले। पांचवा उपाय है प्रचार के विभिन्न साधनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों के सांस्कृतिक लक्षणों के विषय में लोगों को सामान्य ज्ञान को बढ़ाया जाए, जिससे कि एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के प्रति अधिक सहनशीलता की भावना को पनपा सके। छठा जो उपाय है केंद्रीय मंत्रिमंडल में सभी क्षेत्रों के नेताओं का संतुलित प्रतिनिधित्व हो, जिससे कि क्षेत्रीय पक्षपातपूर्ण नीतियों का खंडन हो सके और केंद्रीय सरकार के इरादों पर किसी को भी संदेह न रहे। सातवां उपाय है जहां तक संभव व व्यवहारिक हो उप सांस्कृतिक क्षेत्रों की उचित आकांक्षाओं की पूर्ति की जाए, यदि उनका कोई बुरा प्रभाव राष्ट्रीय जीवन व संगठन पर न पड़ता हो। आठवां और अंतिम उपाय जो है भारतीय संघ के राज्यों की संकीर्ण मानसिकता को दूर करने के लिए केंद्र एवं राज्य संबंधों को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि उनमें असंतोष न पैदा हो। वे मजबूत केंद्र की आवश्यकता को समझे और केंद्र को भी उनके सहयोग की अनिवार्यता की अनुभूति हो। इन दिनों केंद्र राज्य संबंध की चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संबंध में सरकारी आयोग का भी गठन किया गया, जिसने सन 1987 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस आयोग की सिफारिश के माध्यम से केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निर्धारण आर्थिक एवं अन्य संबंधों को परिप्रेक्ष्य में एक संतुलित नीति निर्धारित करने की ओर होनी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय जनमानस में नवीन आकांक्षाएं उठलेंगी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व पंचवर्षीय योजनाएं आदि कार्यक्रम आदर्श थे, लेकिन व्यवहार में गरीबी और आर्थिक विषमता भी बढ़ती गई। इस स्थिति का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय एकता और हितों की अपेक्षा क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलने लगा। असंतोष की इस वातावरण में विभिन्न वर्गों द्वारा शक्ति के लिए संघर्ष की शुरुआत हुई। ऐसे नवीन राजनीतिक दलों का उदय होने लगा जो कि क्षेत्रीय हितों को लेकर शक्ति अर्जित करने लगे। क्षेत्रवाद के आधार पर राज्य केंद्र से सौदेबाजी करने लगे और अपनी जड़ों को मजबूत करने के लिए राजनीतिक दल प्रादेशिकता की भावना का प्रचार करने लगे। प्रादेशिकता के आधार पर चुनाव में उम्मीदवार का मनोनयन किया जाने लगा। सरकार के गठन में क्षेत्रीयता को मानदंड बनाया जाने लगा। क्षेत्रीयतावाद या क्षेत्रवाद का भारतीय राजनीति की शैली पर काफी प्रभाव पड़ा तथा आंदोलनात्मक राजनीति को बढ़ावा मिला। क्षेत्रीय आंदोलनों को चलाने के लिए आर्थिक विषमता, धर्म, जाति और भाषा का सहारा लिया गया। यथार्थ में क्षेत्रीयता की समस्या आज भारत की राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कंटक बन गई है। संघर्षात्मक प्रादेशिकता की भावना को समाप्त कर उदार सहयोगी प्रादेशिकता की भावना के प्रसार की आवश्यकता है। डॉक्टर रशीद उद्दीन खान ने क्षेत्रवाद के सकारात्मक पक्ष की चर्चा करते हुए लिखा है कि यह धारणा गलत साबित हुई है कि क्षेत्रवाद के कारण भारतीय संघ छिन्न भिन्न हो जाएगा, अपितु यह मत अधिक सही साबित हुआ है कि क्षेत्रवाद या उपराष्ट्रवाद में सह अस्तित्व संभव है। वस्तुतः भारत में क्षेत्रवाद सामान्यतः पृथकतावादी नहीं है। क्षेत्रवाद का लक्ष्य केवल क्षेत्र अथवा समुदाय विशेष के लिए अधिक सुविधाएं प्राप्त करना है। इसका अनिवार्य अर्थ यह नहीं है कि वह अन्य क्षेत्रों के विकास अथवा राष्ट्र की अखंडता के विरुद्ध है, बल्कि एक सीमा तक इस प्रकार के क्षेत्रवाद ने भारत के विकास को गति प्रदान की है। अनेक ऐसी योजनाएं और कार्यक्रम हैं जो शायद धीमे पड़े हुए थे, क्षेत्रीय दबाव के कारण तीव्र हुए हैं। साथ ही क्षेत्रवादी नेतृत्व ने सत्ता में रहकर अपने दावों को उचित साबित करने के लिए अपने राज्यों के विकास के लिए विशेष प्रयत्न किए हैं। इन राज्यों ने विकास से सारे देश को भी लाभ होता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में विकास की गति इसका प्रमाण है।
निस्संदेह खालिस्तान समय समय पर कश्मीर तथा उत्तरी पूर्वी सीमांत राज्यों में कुछ आंदोलन पृथकतावादी भी हैं, परंतु इनका समर्थन और प्रभाव अधिक नहीं है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि भारत जैसे विशाल, विविधतापूर्ण और लोकतांत्रिक देश में क्षेत्रवाद और उप क्षेत्रवाद स्वाभाविक अवधारणाएं हैं। पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित विकास की प्रक्रिया इसके विकास को संगठित और सक्रिय रूप प्रदान करती है। यदि स्रोतों के बंटवारे, विकास की गति और विभिन्न समुदायों की आकांक्षाओं को कुछ सीमा तक नियंत्रित किया जाए तो क्षेत्रवाद हानिकारक न होकर एक सामान्य संघीय प्रक्रिया तक ही सीमित रहता है और विभिन्न अल्पसंख्यकों और क्षेत्रीय वर्गों को राजनीति में भागीदारी की संतुष्टि दिलवाता है। धन्यवाद।